मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज भारत में राजकोषीय नीति के संदर्भ में चर्चा करूंगी। राजकोषीय नीति क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, क्या इसकी आवश्यकता है, इन्हीं सभी चीजों को हम आज राजकोषीय नीति के अंतर्गत लेंगे। जैसा आप जानते हो कि स्वतंत्रता से पहले हमारा ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश राज में राजकोषीय नीति का जो प्रबंधन था या जो संचालित होती थी राजकोषीय नीति से होती वो औपनिवेशिक नीति के आधार पर संचालित होती थी। परंतु स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकार ने सोचा कि हमारे देश का कल्याण हो सके, हमारा सामाजिक कल्याण हो सके, हमारा आर्थिक कल्याण हो सके, इस प्रकार से राजकोषीय नीति को इस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाए, इसका नियंत्रण किया जाए ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। राजकोषीय नीति को इस प्रकार से बनाया जाए जिससे कि देश का आर्थिक व सामाजिक कल्याण हो सके। तो राजकोषीय नीति जो हमारे बात में समझ में आई, जो राजकोषीय नीति क्या है, जो हमने इस बात को सुना या समझा, उसके समझ में राजकोषीय नीति क्या है कि जो हमारी वित्तीय क्रियाओं को मतलब उसमें आय व्यय की क्रिया हो, उसका प्रबंधन हो और उसका नियंत्रण संबंधी जो काम करती है वो राजकोषीय नीति करती है। मतलब आय व्यय का जो सार्वजनिक आय और व्यय है उसकी क्रियाओं का, उसका प्रबंधन, उसका नियमन जो है वो कौन करता है, राजकोषीय नीति करती है। अब प्रोफेसर सैमुअल्सन ने राजकोषीय नीति के बारे में बताया कि राजकोषीय नीति क्या है, तो वो ये है कि राजकोषीय नीति से अभिप्राय कारारोपण तथा सार्वजनिक व्यय को एक ऐसा रूप प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यापार के उतार चढ़ाव को कम करने में मदद मिले, व्यापार के उतार चढ़ाव। दूसरा है विकासशील उच्च रोजगार वाली अर्थव्यवस्था को ऊंचे तथा चंचल मुद्रा स्थिति से मुक्त बनाए रखने में योगदान करे। मतलब क्या है, जो प्रोफेसर सैमुअल्सन ये कहना चाह रहे हैं कि राजकोषीय नीति वो है जिससे अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक स्थायित्व है। यानी जो कभी हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी रहती है, कभी हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति रहती है, तो इनको कैसे नियंत्रण कर रहे हैं और उनको नियंत्रण करके कैसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व प्रदान करें, ये ही राजकोषीय नीति है। अब हमने तो ये बात कर ली कि राजकोषीय के अनुसार पढ़ ली ये, तो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, राजकोषीय नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने सैमुअल्सन की परिभाषा देखी और हमने देखी तो राजकोषीय नीति की क्या आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में अगर हमें अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो उत्पादन में वृद्धि होती रहनी चाहिए, रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए, व्यय में वृद्धि होती रहनी चाहिए, एक समूचा जो सर्कल है वो चलता रहना चाहिए। अगर कहीं भी समूचे सर्कल में कहीं भी कमी आई, कहीं भी कोई लीकेज आया, कुछ भी आया, तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता है। तो इसकी सारी प्रक्रियाओं में, चाहे वो उत्पादन संबंधित हो, चाहे वो व्यय से संबंधित हो, चाहे वो योजनाओं से संबंधित हो, चाहे वो प्रबंधन से संबंधित हो और चाहे वो विनियोग से या बचत से संबंधित हो, इन सब का एक सुचारू रूप से प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए और यही इसको कराने में राजकोषीय नीति अपना योगदान प्रदान करती है। इसीलिए राजकोषीय नीति की आवश्यकता होती है कि जो भी हमारी क्रिया होनी, आर्थिक क्रिया होनी है, उनका प्रबंधन कौन करेगा, उनका नियंत्रण कौन करेगा, इससे संबंधित सारी जो क्रियाएं करके वो राजकोषीय नीति करती है। अब राजकोषीय नीति का महत्व हम धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है कि जब सारा बचत का, आय का, व्यय का, विनियोग का, उत्पादन का सारी जब क्रियाएं राजकोषीय नीति करती हैं तो इसका अर्थ बहुत अत्यधिक महत्व हमें समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जब हम अगर सभी चीजों को देखें, ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि अगर हम फर्स्ट अगर बात करें तो राजकोषीय नीति हमारे आर्थिक विकास में योगदान देती है। आर्थिक विकास में कैसे योगदान देगी, क्योंकि हमने सभी बात करी कि आवश्यकता में बात करी कि आय, व्यय, बचत, विनियोग सभी में ये अपना नियंत्रण करती है, प्रबंधन करती है। तो ये जब सबका प्रबंधन करती, जैसे भी आवश्यकता होगी अर्थव्यवस्था में है मंदी की स्थितियों में, तो उसमें किस प्रकार से व्यय करना है, किस प्रकार से उत्पादन करवाना है, और यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है तो किस प्रकार से आय और व्यय का सामंजस्य बैठाना है, ये सब पर उपयोग काम करती है, राजकोषीय नीति करती है। इसलिए राजकोषीय नीति आर्थिक विकास में अपना योगदान देती है। दूसरी बात यह है कि जब आर्थिक विकास में योगदान तो दे दिया, अब उसमें अब हम दूसरी बात करेंगे आर्थिक तो विकास के साथ आर्थिक स्थायित्व भी होना जरूरी है। अर्थव्यवस्था में ये नहीं कि कभी तो बहुत ज्यादा बहुत उत्पादन हो गया, बहुत सारा डिमांड बढ़ गई तो कीमतों में वृद्धि हो गई तो मतलब मुद्रास्फीति की सिचुएशन हो गई, ये भी नहीं होना चाहिए। या दूसरी तरफ ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर मंदी की सिचुएशन हो गई, यानी कि पूर्ति की कंपेरिजन में
मांग में कमी होगी, और मांग में जब कमी होगी तो विपरीत असर पड़ेगा, उत्पादन में कमी होगी, उत्पादन में कमी होगी, उत्पादन रोजगार में कमी होगी, रोजगार में कमी होगी वापस एक सर्कल चलेगा कि जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो डिमांड होगी, तो एक सर्कल चलता रहता है। तो ये दोनों स्थितियों में आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए इन दोनों का को नियंत्रण में रखती है राजकोषीय नीति की। अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक विकास होता रहे, आर्थिक विकास तभी संभव है जब ये दोनों ही चीजों पे एक स्थायित्व बना रहे, दोनों चीज पे एक नियंत्रण बना रहे। ठीक है, तो जो है राजकोषीय नीति है एक तरफ आर्थिक विकास होगी। आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसमें आर्थिक स्थायित्व होना जरूरी है, और आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति और मंदी दोनों पे नियंत्रण होना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आर्थिक विकास हो रहा है, एक तो मुद्रास्फीति हो गई, मंदी पर नियंत्रण हो गया, और आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है ना, रुपए की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस पूंजी निर्माण में भी राजकोषीय नीति अपना योगदान देती है। कैसे करेगी योगदान? अपना योगदान कैसे करती है कि जब बचतों में वृद्धि होगी तो बचतों में वृद्धि होगी तो विनियोग में वृद्धि होगी, विनियोग में वृद्धि होगी तो लोग उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, सारा सर्कल होगा, एक बढ़ता जाएगा, हमारा विकास होता जाएगा। और इसके लिए राजकोषीय ऐसी कारोबार नीति अपनाती है जिससे जो लोग फिजूल खर्च कर रहे होते हैं उन फिजूल खर्च को रोका जाए, और बचतों में वृद्धि हो, और बचतों में वृद्धि होकर विनियोग में वृद्धि, और विनियोग में होगा तो हमारा सारा एक उत्पादन जो क्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहे और आर्थिक विकास होता रहे। ठीक है, ये तो हो गया कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक स्थायी पूंजी निर्माण। अब ये सब भी हो गया, पर जब आर्थिक तो लोगों में एक आर्थिक विषमता, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या है, एक बहुत तो गरीब लोग हैं, एक तो अमीर लोग हैं, ये आर्थिक विषमता है। गरीबों के पास तो अगर पैसा ही नहीं है तो कहाँ से वो डिमांड करेंगे, है ना, और अमीरों के पास पैसा है तो वो अनावश्यक करेंगे। तो ये दोनों ही चीजें गलत है आर्थिक विकास के लिए। अनावश्यक भी खर्च नहीं होना चाहिए, और जो आवश्यक है उनके लिए भी आवश्यकता होती है। तो इसमें ये आर्थिक क्षमता को दूर करने के लिए राजकोषीय नीति किस प्रकार से करती है, खर्च करती है। एक बार तो कि जो है अमीरों पे इस प्रकार से कर लगाती है, प्रगतिशील कर लगाती है कि ताकि अधिक से अधिक कर प्राप्त किया जा सके और उनकी फिजूल खर्ची को रोका जा सके। दूसरी तरफ इस प्रकार से व्यय करती है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो, यानी गरीबों का विकास हो गया, और जब गरीबों का विकास होगा उनकी आय में वृद्धि होगी तो डिमांड में वृद्धि होगी, डिमांड में वृद्धि होगी तो हमारी जो है पूरा क्रिया जो उत्पादन की आय में वृद्धि, डिमांड में वृद्धि होगी, हमारी जो उत्पादन की प्रक्रिया, जो विकास की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल जाएगी। तो जो है राजकोषीय नीति आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विषमता को भी दूर करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट जो है वह है क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन मतलब यह है कि एक क्षेत्र तो बहुत अधिक विकसित हो रहा है, वहाँ पे हर तरह का उत्पादन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हो रहा, कुछ भी रोजगार के साधन नहीं है, तो वहाँ वो जो क्षेत्र है वो पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा, जहाँ पे विकास नहीं हो रहा, जहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा। तो राजकोषीय नीति इस प्रकार से करती है कि जहाँ जो क्षेत्र विकसित नहीं हो रहा उसका विकास किया जाए, वहाँ की आवश्यकता क्या है, वहाँ में क्या क्या चीज पाई जाती है, उसका विकास उनका विकास हो सके, और जब विकास होगा वहाँ पे ऐसे उद्योग भी स्थापित होंगे या तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो नेचुरल है कि आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि तो डिमांड में होगी, और एक उत्पादन क्रिया हमारी सुचारू रूप से चल जाएगी। तो ये जो आर्थिक विकास की में किस प्रकार से राजकोषीय नीति अपना योगदान देती है वो हम बात कर चुके हैं कि हमारी नीति की आर्थिक स्थायित्व बनाए रखती है, यानी मुद्रास्फीति और मंदी दोनों को कैसे कंट्रोल करके चलना, जो है पूंजी निर्माण बोलो ये गिर गया।